आपको यकीन नहीं होगा कि जिस भाई के कंधों पर अपनी नाबालिग बहन की जिम्मेदारी थी, वही भाई अपनी नाबालिग बहन को बहन नहीं बल्कि उसको पत्नी मानने लगता है और हर रात वो उसके पास पहुंचकर उसके साथ सोता। एक ही घर में रहते हुए वो उसके साथ पत्नी की तरह रहता, सारे काम वो पत्नी की तरह करता। लेकिन आखिर में कई महीनों तक अपनी बहन के साथ रेप करने के बाद जब वो गर्भवती हो जाती है, अपने ही भाई की बच्चे की मां बनने वाली होती है, तब जाकर इस घटना का खुलासा होता है। पुलिस प्रशासन और जितने भी लोगों को ये खबर मिलती है, किसी को यकीन नहीं होता कि भला सगा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और बहन ने इस चीज़ का कभी किसी को बताया क्यों नहीं, फैमिली वालों को पता क्यों नहीं चल पाया और ये घटना कहाँ की है। तो चलते हैं और शुरू से आखिर तक आपको बताते हैं। पूरा मामला सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा और यकीन जब होगा तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं। मेरा नाम माज है। तो आज की घटना उत्तराखंड के देहरादून के रायपुर के थाना हाजिर की है। वहाँ 21 अप्रैल की दोपहर एक लड़की आती है थाने के, वहाँ सिपाही से बोलती है कि मुझे यहाँ के थाना इंचार्ज से मिलना है। जब सिपाही पूछता है कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओ, तो वो बताती नहीं है। वो बोलती है मैं वहाँ के इंचार्ज से ही मिलना चाहती हूँ, मैं थाने के एसएचओ साहब से मिलना चाहती हूँ, उन्हीं को बताऊँगी। और जब कुछ देर के बाद एसएचओ साहब वहाँ आते हैं और वो सिपाही उसके एसएचओ साहब के पास पहुँचता है कि ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। तो एसएचओ साहब पूछते हैं कि आखिर बेटा वजह क्या है, बात क्या है, आप बताओ। तो लड़की बोलती है कि मेरी उम्र महज अभी 17 साल है और मेरे ही सगे भाई ने मेरे साथ वो कई महीनों से रेप करता हुआ आ रहा था और अब मैं 1 महीने की गर्भवती हूँ। एसएचओ साहब जो वहाँ के इंचार्ज थे वो हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर जब तुम्हारा भाई कई महीनों से रेप कर रहा था तो तुम पहले थाने में क्यों नहीं आई, या तुम्हारी फैमिली वालों को तुमने क्यों नहीं बताया, आखिर तुम अब क्यों आई हो जब तुम 1 महीने की गर्भवती हो गई। तो बताती है, शुरू से कहानी बताती है। वो बोलती है आज से कुछ साल पहले जब उसके माता पिता के साथ वो अपने रहती थी, उसका भाई है जिसका नाम दीपक है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल है, उसकी उम्र 17 साल है और वो अपने माता पिता के साथ मुरादाबाद में रहती थी। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अक्सर उसके माँ और पिता में दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी और ये लड़ाइयों का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिर में मेरे माँ और पिता ये फैसला कर लेते हैं दोनों एक दूसरे के साथ तलाक लेने का और दोनों का तलाक हो जाता है। लेकिन ये बात कोई नहीं सोचता कि मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी या पिता के साथ रहूँगी। दोनों मुझे और मेरे भाई को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर देते हैं, दोनों अलग अलग चले जाते हैं और हम भाई बहन, मेरा नाम रिया था और जो मेरा भाई है दीपक, मैं उसके साथ अकेली रह जाती हूँ। उसके बाद मेरा भाई दीपक मुझसे बोलता है कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोई कमाने का कोई सहारा नहीं है हमारा, हम खाएंगे पिएंगे कैसे, मैं तुम्हें रखूँगा, तुम्हारी जिम्मेदारी को मैं उठाऊँगा। और उसके बाद मेरा भाई देहरादून के रायपुर में मुझे यहाँ पर ले आता है। यहाँ एक किराए का मकान लिया जाता है, हम दोनों उस किराए के मकान में रहने लगते हैं। मेरा भाई अकेला था, वही ई रिक्शा कमा कर पैसे लाता, मुझे खाना पकने के लिए देता, मैं खाना बनाती। ज़िंदगी अभी फ़िलहाल में बिल्कुल ठीक चल रही थी कि उसी बीच मेरा भाई ड्रग्स का नशा करना शुरू कर देता है और वो अब रोज़ाना रात को आता। पहले वो मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता है और फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करना शुरू कर देता है। रेप करने से पहले वो जो ड्रग्स वो खुद लेता था वो मुझे 1-2 बार ज़बरदस्ती पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर, और 2-3 बार मिठाई में मिलाकर खिलाता है। पहले मैं खाने से इनकार करती हूँ, लेकिन जब मैं खा लेती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, तो वो बेहोशी की हालत में मेरे साथ रेप करता। जब मैं पहली बार रेप करने के बाद सुबह उठी और मुझे पता चला कि मेरे भाई ने मेरे साथ रेप किया है, तो मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ से जाऊँ, पुलिस के पास जाऊँ, किसी को ये बात बताऊँ। लेकिन मेरे भाई ने मुझसे बोला कि अगर ये बात मैं किसी को भी बताऊँगी तो वो मेरे ऊपर तेज़ाब डाल देगा, मेरी हत्या कर डालेगा। और दूसरी चीज़, मुझे ये भी नहीं पता था कि आखिर जो मेरी माँ हैं वो तलाक लेने के बाद कहाँ पर हैं, मेरे पिता कहाँ पर हैं, मैं उनको बता सकूं या फिर अपने किसी रिश्तेदार को बताऊं। किसी भी रिश्तेदार का ना ही मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर था, ना ही मेरे पास मोबाइल था। और दूसरी चीज़, मैं मुरादाबाद से रायपुर में थी, तो दूर दूर तक किसी से मेरा कोई संबंध भी नहीं था। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करती हूँ, सोचती हूँ कि शायद मेरे भाई ने नशे की वजह से इस हरकत को अंजाम दिया है, वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब वो हर रोज़ आता, मुझे नशा कराता, ड्रग्स देता, लेकिन जब मैं ड्रग्स लेने से इनकार करती तो वो मुझे बेरहमी के साथ पीटता, मेरे ऊपर तेज़ाब डालकर डराता और मैं ड्रग्स ज़बरदस्ती खा लेती और फिर मेरे साथ वो रेप करता। ये सिलसिला काफ़ी महीनों से बराबर चलता हुआ आ रहा था।
मैं तकलीफ़, ये दर्द बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि ना ही मेरे आगे पीछे कोई था, ना ही मुझे खाना खिलाने वाला, कोई सहारा देने वाला था। और जब मेरी ये सारी चीज़ों से परेशान होकर जब एक दिन मुझे ये पता चलता है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मुझे उल्टियाँ होती हैं, और मैं ये बात अपने भाई को बताती हूँ, तो मुझसे बोलता है कि मैं कुछ दवाएं लेकर आऊँगा, वो दवाएं तुम खा लेना, और अगर तुम दवाएं नहीं खाओगी तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूँगा। और फिर मैं आखिर में फ़ैसला कर लेती हूँ कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, इसलिए फ़ौरन मैं थाने में आई हूँ अपने भाई की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। फ़ौरन SHO साहब वहीं पर लड़की से तहरीर लिखवाती हैं। वो लिखने के बाद SHO साहब को दी जाती है, और कुछ ही घंटे के बाद वहाँ पुलिस की एक जीप दीपक को ढूंढती हुई पहुँचती है। जो ई रिक्शा चला रहा था उसको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको उठाकर जेल भेज देती है। और दोबारा से जब रिया से पूछा जाता है कि अब तुम क्या करोगी, तो वहीं रिया का जो गर्भपात कराने के लिए उसको हॉस्पिटल में भेजा जाता है, उसका गर्भपात करवाया जाएगा। और उसके बाद बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर अब रिया कहाँ पर रहेगी, कहाँ पर जाएगी। लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके माता पिता की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर माँ और जो माता पिता होते हैं वो अपनी लड़ाइयों में अपने बच्चों की देखभाल और बच्चों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते कि आखिर वो जब तलाक ले लेंगे तो उनकी बेटी का, जवान बेटी का या नाबालिग बेटी का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। अगर रिया के माता पिता ने तलाक नहीं लिया होता, वो दोनों साथ में होते, तो रिया के साथ इतनी ख़तरनाक घटना ना होती। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो फ़ोन में गंदी वीडियोज़ आती हैं कि भाभी, देवर, माँ, भाई, बहन, ये रिश्तों को कलंकित करने वाली ये वीडियो इंसान जब देखता है तो उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें घूमने लगती हैं। और फिर वो रिश्तों की मान मर्यादा और जो सम्मान, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो हमारी संस्कृति है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई सा भी धर्म हो, उसमें वो फिर कुछ भी लिहाज नहीं होता, और फिर वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं। और भाई बहन, माता पिता और जितने भी रिश्ते होते हैं सब कुछ सारे कलंकित हो जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी ऐसी घटनाओं के बाद हम किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते कि ये घटना हिंदू में हुई है या फिर किसी मुसलमान में भी ऐसा होता है। ये घटनाओं को अंजाम देने वाले ना ही किसी धर्म के होते हैं, और ना ही कोई धर्म ऐसी घटनाएं करने की अनुमति देता है, और ना ही किसी ऐसे धर्म में ऐसी कोई बात है। तो इसीलिए ये जो भी करते हैं वो दरिंदे हैवान होते हैं, ना ही उनका कोई धर्म होता है। जो अपने भाई बहन, माता पिता के रिश्तों तक को नहीं मानते, वो धर्म को क्या मानेंगे। तो इसीलिए ऐसे हैवानों को धर्म से ना जोड़ा जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बस जोड़ा जाए तो इसलिए जो इससे जोड़ा जाए कि इनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। ऐसे दरिंदों को दुनिया में रहने का, ये हमारे देश में रहने का कोई अधिकार ना हो, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।